बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और पीटीआई के शेरों। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्त सेहत और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। आते हैं अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। पाकिस्तान में 6+ गैंग आसम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फाइजी साहब, जरदारी, नवाज भट्ट, मरियम भट्ट और शहबाज भट्ट अभी इनके पांव उखड़े हुए हैं, घबराए हुए हैं। पाकिस्तान पे इनकी जो सोच थी कब्ज़ा करने की और पाकिस्तान के लोगों के बुनियादी हकूक़ सल्ब करने की और मार्शल लॉ से भी बदतरीन सिचुएशन पैदा करने की, वो नाकाम होती नज़र आ रही हैं। उसमें सबसे बड़ा किरदार जनाब इमरान खान साहिब, उनकी पार्टी और उनके शेर, उनका एहतजाज, स्पेशली जो इस्लामाबाद में हुआ, उससे हुकूमत की टांगें कांप गई हैं। और ऐसे ज़राए से भी खबरें मिल रही थी कि ये पतली गली से निकलने के लिए तैयार हो चुके थे, बस देख रहे थे कि अगर हालात कंट्रोल हो गए तो वापस आ जाएंगे, नहीं तो ये निकलने वाले थे। ऐसे में कुछ पीटीआई की हिकमत अमली में थोड़ी सी गलतियां भी हुई, जिसका वो रिज़ल्ट ना मिल सका और ये थोड़ा सा कंट्रोल करने में कामयाब हो गए और इनके हौसले थोड़े बहाल हुए और ये वापस इस्लामाबाद में आना शुरू हो गए। इसमें सबसे बड़ा किरदार पीटीआई का प्रेशर है जो एहतजाज की सूरत में इनके ऊपर पड़ा है। दूसरा, पीटीआई ने कोशिश की है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को थोड़ा सा अंगेज रखा जाए और अगर ये आनी तरमीम लानी इतनी ही ज़रूरी है तो मिल के कोई ऐसी तरमीम लाई जाए जिसमें ये अपनी डिक्टेटरशिप कायम ना कर सकें और फाइज ईसा की एक्सटेंशन ना हो सके। तो अभी तक तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है। हालांकि हुकूमत ने फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला के उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जोड़ तोड़ करने की कोशिश की। कुछ चीज़ों पे वो एग्री भी किए हैं, लेकिन जहाँ तक फाइज ईसा की एक्सटेंशन या फौरी तरमीम पास करने वाली बातें ये भी तय नहीं हुई। तो हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान एक नया ड्राफ्ट लेके आए जो कि पीटीआई से मशावरत के बाद बनाया जा रहा है, जिसमें इनकी एक्सटेंशन या इनकी डिक्टेटरशिप वाली बातें हज़फ कर दी जाएं। अगर ऐसा होता है, नया आर्मी चीफ आ जाता है, नया सुप्रीम कोर्ट का चीफ आ जाता है, तो उसके आगे अगर ये पीटीआई की जो काफ़ी अरसे से दरखास्तें उधर पेंडिंग हैं, हो सकता है वो खुल जाएं और काफ़ी सीटों पे जो इन्होंने चुराई थी 6+ माफिया टोले ने, हो सकता है उनके रिज़ल्ट मुख्तलिफ आना शुरू हो जाएं। इसलिए ये घबराए हुए हैं। कहीं पे इनकी पेश नहीं चल रही। पूरी पावर सुप्रीम कोर्ट सारे अंपायर साथ मिला के भी
तो अब ये मायूस नज़र आ रहे हैं। ऐसी जद्दोजहद पर इमरान खान और उनके जालों को पीटीआई के शेरों को सलाम पेश करता। अब आते हैं थोड़ा सा दुनिया की खबरों पे। आपको जैसा कि पता है कि इसराइल ने 1 साल से गज़ा में जंग शुरू की हुई है और तकरीबन मगरबी मीडिया के मुताबिक 41,000 लोग शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा उसने सीरिया में भी अटैक किए हैं, लुबनान में भी जंग छेड़ रखी है, उसमें भी काफ़ी लोग शहीद हो रहे हैं। और ऐसे में वो धमकी दे रहा है ईरान पे हमले की। तो इर्द गिर्द सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। ऐसे में रूस, जो कि यूरोप और अमेरिका ने उसको यूक्रेन में उलझाया हुआ है और उसके लिए दर्द सर बना हुआ है, उसने भी नई हिकमत अमली अपनाते हुए अमेरिका और उसके हमायतियों को टफ टाइम देने का फ़ैसला किया है। मगरबी ज़राए तो यहाँ तक भी खबर दे रहे हैं कि कुछ दिन पहले ईरान ने ज़ेरे ज़मीन एटमी धमाका किया है, जिसकी रिचर्ड स्केल पे जो लहरें थी वो 4.6 तकरीबन। और ये बता रहे हैं कि वो यार हम 99% एतमाद से कह रहे हैं कि ईरान ने एटमी धमाके ज़ेरे ज़मीन कर दिए हैं रूस की मदद से। दूसरा, रूस ने ईरान को फौरी तौर पे अस्कंदर मिज़ाइल दे दिया है। अस्कंदर मिज़ाइल 500 किलोमीटर तक मार करता है और ये बैलिस्टिक मिज़ाइल है और ये इसकी स्पीड 7,000 किलोमीटर फ़ी घंटा है, यानी 1 मिनट में 2 किलोमीटर। तो आमतौर पे ये ही कहा जा रहा है कि इसराइल के मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डूम और दूसरे पैट्रियट वगैरह इस मिज़ाइल को ट्रेस नहीं कर सकते या नहीं कर सकेंगे, और ये भारी हथियार ले जाने के भी काबिल है, हत्ता कि एटमी हथियार भी। तो आप सोच रहे होंगे कि 500 किलोमीटर तो इसराइल का फासला ईरान से ज़्यादा है, लेकिन बाज़ मगरबी माहिरीन कह रहे हैं, जो अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है एडिटोरियल में, कि ईरान की बॉर्डर तुर्की तक लगता है। तुर्की की बॉर्डर के करीब से अगर वो इसराइल को हिट करता है तो इसराइल का बचना नामुमकिन हो जाएगा। तीसरी खबर ये है कि इधर यूरोपीय यूनियन के कुछ अखबारात में ये भी आ रहा है कि हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 2 लाख किसान खुदकशियाँ कर रहे हैं। उनकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने कुछ कर्ज बनिया वगैरह से लिया होता है या बैंक से, और उनकी हालत इतनी ख़राब होती है कि वो उसको अदा नहीं कर सकते और सूद पर सूद बढ़ने से उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात का शिकार हो गई है, तो फिर वो खुदकशियाँ करने को तरजीह देते हैं। ये है असल हालत हिंदुस्तान की। दूसरा, ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हर साल 19 लाख ख़वातीन की साथ ज़बरदस्ती उनकी इज्जत लूटी जाती है, पर ईयर 19 लाख। तो ये सिचुएशन है हिंदुस्तान की। ऐसे में तीसरी बात ये है कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी में भी मुलव्वस है, जैसा कि कुछ सिख जो
इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका में हैं, उनको कत्ल कराने की कोशिश की गई है और कई कत्ल कराए भी हैं। एक आदमी इधर इंग्लैंड में, उसको जहर दिया गया है। एक नजर नाम का एक आदमी है जो खालिस्तान मूवमेंट का बड़ा सरगर्म रुकन था, उसको कत्ल करवाया गया है गुरुद्वारे के हाथे में कनाडा में। और एक अमेरिका में एक तंजीम है सिख फॉर जस्टिस, उसके कोई हेड हैं पन्नू, उनको कत्ल कराने की कोशिश की गई है, तो FBI ने ट्रेस कर लिया। और इस सिचुएशन में थोड़े इंडिया और अमेरिका के तल्लुकात में टेंशन है। हिंदुस्तान सिर्फ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में ही दहशतगर्दी नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और मुख्तलिफ मुल्कों में, जैसा कि आपको याद होगा 1987-88 में श्रीलंका में, 71 में बांग्लादेश में, और मुल्क के अंदर जो इसकी अक़लियतें हैं जैसा कि सिख, कश्मीरी, मुस्लिम्स और साउथ इंडियन, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा और मणिपुर, उधर भी जेनोसाइड कर रहा है। ये सब चीज़ें मगरबी मीडिया में आ रही हैं। और पाकिस्तान में एक एडिटोरियल मैं इधर अखबार में पढ़ रहा था कि ये जो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ अलहदगी पसंद तंजीमें जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, ये दरअसल कम्युनिस्ट तंजीमें हैं जो कि 1980 को अफ़गानिस्तान पर रूस के हमले के बाद बलूचिस्तान में बनाई गई थी, जिनको फंडिंग की गई थी और तहरीरकारी की ट्रेनिंग वगैरह दी गई थी। अब उन्हीं तंजीमों को इसराइल, मोसाद, CIA और हिंदुस्तान की रॉ इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान में गड़बड़ करने के लिए और चीनी बशिंदों के ऊपर अटैक करने के लिए। ऐसे में हमारा फॉरेन ऑफिस सोया हुआ है और पाकिस्तान की हुकूमत को स्वाय PTI के कुचलने के और कुछ नज़र ही नहीं आता। ना इनको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या पॉलिसी अपनानी है, किस माइंड से उनको हैंडल करना है, बल्कि ये सारी ताकत अपने गैर कानूनी कामों पे, करप्शन पे, ज़बरदस्ती फ्रॉड इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाने में, अपने मुखालफों को कुचलने में मसरूफ़ है, ताकि इनके बच्चे आने वाले वक्तों में भी इस मुल्क पे हुक्मरानी कर सकें। इसीलिए ये आईनी तरमीम ला रहे हैं ताकि 5 साल 10 साल तक एक्सटेंशन चीफ जस्टिस जो इनका आदमी है और बाद में आसम मनीर को देकर 5 से 10 साल गुजारे जाएं। इस दौरान PTI को क्रश किया जाए और इसके बाद इनके आने वाले बच्चे आराम से पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर सकें और करप्शन लूटमार जारी रख सकें, ताकि पाकिस्तान में इनका हमेशा इसी तरह होल्ड रहे। तो ऐसे में PTI के शेर, PTI वाले कारकुन इमरान खान साहब सिर्फ वाहद ऐसी जमात हैं पाकिस्तान में जो इनके अज़ाइम में डटे हुए हैं। अपने दिलो जान से इमरान खान साहब को इन्होंने इतने 8x10 के कमरे में इस हालत में रखा हुआ है कि वो टूट जाएं, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं झुके। और पाकिस्तान की पब्लिक जो कि उनसे प्यार करती है बेइंतहा, जिन्होंने उसको वोट डाले थे ताकि अपने कायद को पाकिस्तान का हुक्मरान बना सकें और पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ और थोड़ी तरक्की हो सके, लोगों को सहूलियात मिल सकें, उसको कुचलने के लिए हुकूमत अपनी पूरी मशीनरी के साथ लगी हुई है।
ऐसे में इस कठिन और मुश्किल हालात में पीटीआई का वर्कर, पीटीआई के शेर और इमरान खान की जद्दोजहद काबिल तारीफ है। अल्लाह पाक आपको साबित कदम रखे और पाकिस्तान इनके जंगल से आज़ाद हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे हुक्मरानों से हमें निजात दे और हकीकी हुक्मरान इस मुल्क पर हुकूमत कर सकें। एक दफ़ा जाते जाते फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद, पीटीआई के शेर जिंदाबाद।